सो हाय गाइस, वेलकम टू एडू वर्मा। टुडे इन दिस वीडियो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बैटल ऑफ प्लासे को। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस की थी रीजनल स्टेट्स जो कि अराइज हुए थे 18th सेंचुरी में। उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अब हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे हर एक रीजनल स्टेट को कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हर एक रीजनल स्टेट को बारी बारी डिफीट किया और फिर अल्टीमेटली अपना रूल एस्टेब्लिश किया। तो सबसे पहले जो है अमंग देम जो भी रीजनल स्टेट से सबसे पहले बंगाल का नंबर आया। मतलब आया तो पहले हैदराबाद का था, कर्नाटक वॉर्स में हैदराबाद को अपने अंडर ले लिया था। अब इसके बाद फिर बंगाल की बारी आई। बंगाल की जो कॉन्क्वेस्ट है और मतलब ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल पढ़ेंगे हम, जिसके अंडर बैटल ऑफ प्लासे आता है। तो बैटल ऑफ प्लासे के से जीतकर ब्रिटिशरों ने बंगाल को अपने कंट्रोल में ले लिया था। बैटल ऑफ प्लासे के बाद बैटल ऑफ बक्सर आएगा, जिसमें पूरे अवध को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले जो बैटल है हमारा बैटल ऑफ प्लासे वो 1757 में हुआ था। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। देखो, जब 18th सेंचुरी में जो बंगाल था हमारा, वो आज के समय में जो बिहार है, उड़ीसा है और बांग्लादेश है, वो पूरा मिला के बंगाल अकेला था। जो वो हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो बंगाल से सॉल्ट पेटर जो कि गन पाउडर वगैरह में यूज होता है, राइस, इंडिगो, पेपर, शुगर, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, ये सब एक्सपोर्ट करती थी बंगाल से यूरोप यूरोप में। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्सपोर्ट था ना बंगाल से, वो जो टोटल इंडिया से एक्सपोर्ट कर रही थी ना, 60% तो पूरी ट्रेड का एक्सपोर्ट बंगाल से ही होता था सिर्फ। समझ रहे हो? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास बंगाल में कुछ अच्छी लोकेशन में फैक्ट्रीज भी थी, जैसे बालासोर हो गई, हुगली हो गई, कासिम बाजार, पटना, ढाका। उस एरिया में अच्छी अच्छी फैक्ट्रीज भी थी। अब हुआ क्या, 1717 में फारूक सियार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को गोल्डन फरमान दिया। अब आप सोचेंगे ये है क्या गोल्डन फरमान, तो वेट करो। सो देखो, 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई। 1750 इस औरंगजेब के बाद लेटर मुगल्स चालू हुए। अगर आपने लेटर मुगल्स वाली वीडियो नहीं देखी मेरी, मैंने डिटेल में सारे लेटर मुगल्स बताए हैं। आई बटन पे आपको वीडियो शो हो रही होगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। औरंगजेब के बाद दो रूलर और आए, फिर उसके बाद आया था फारूक सियार। ठीक है, तो हुआ क्या, 1717 में फारूक सियार ने 3 फरमान दिए थे। 3 फरमान का मतलब क्या है, जो स्टेट्स थे, बंगाल, गुजरात और हैदराबाद, उसको दिए थे। मतलब इस फरमान को कहते हैं मैग्ना कार्टा, मतलब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसमें है क्या कि बंगाल 3,000 रुपए ये एनुअली लेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी से, और उसमें ड्यूटी फ्री है, तो मैं जो करना हो करूँ, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो करना वो करूँ। अब नेक्स्ट थिंग क्या थी, फारूक सियार ने इशू किए थे दस्तक, जिनको पास कहते हैं, मतलब कि एक लाइसेंस समझ लो आप, कि कोई ट्रांसपोर्ट जो है वो गुड हो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अच्छी तरह चले, कोई प्रॉब्लम्स ना आए। और कंपनी कैन रेंट कर सकती है मोर लैंड अराउंड कलकत्ता। हैदराबाद तो उनके लिए टोटली फ्री है, तो मैं कुछ तीन एनुअल वैनुअल कुछ नहीं देना, सब डीटी हैदराबाद, क्योंकि तुम पहले ही उसको कर्नाटक में एक्वायर कर चुके हो, वल्ला शाह तुम्हारे साथ ही है और शौकत जंग भी तुम्हारे साथ है। और फॉर सूरत के लिए उन्होंने कहा था 10,000 दोगे तुम एनुअली, और ड्यूटी तुम्हारी बंगाल जैसे ही फ्री है। हमने देख लिया है क्या था गोल्डन फरमान। तो गोल्डन फरमान के हिसाब से बंगाल को 3,000 पर एनम देने थे कंपनी को, और ड्यूटी वहां पे फ्री थी। अब हो क्या रहा था ना, देखो यूनाइटेड किंगडम में 1 पाउंड जो है 105 रुपीज के बराबर है, ठीक है। बट जो एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा था बंगाल से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो 50,000 पाउंड का हो रहा था उस समय। अगर की बात करें तो 52 लैक्स, जो कि उस समय बहुत बड़ी बात थी 18th सेंचुरी में। आज भी अगर तुम्हारे पास 52 लैक्स आ जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। अब सोचो 18th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी कमा रही थी इंडिया से, तो सोचो कितना वेल्दी था हमारा इंडिया। सो अब क्या हुआ, गोल्डन फरमान के पहले 1704 में जो कैपिटल था बंगाल का कैपिटल, वो ढाका से मुर्शिदाबाद कर दिया था मुर्शिद कुली खान ने। ठीक है, ड्यूरिंग अलीवर्दी रूल। अब जब मुर्शिद कुली खान के बाद जब अलीवर्दी खान का रूल आया बंगाल में, तो मराठा के इन्वेजन के एडवांटेज को लेके कि मराठा इन्वेस्ट कर सकती है आपके बंगाल को, तो इसीलिए कंपनी ने परमिशन ले ली कि वो फोर्टिफाई करेंगे फोर्ट विलियम को। अब आगे क्या हुआ, जो अलावर्दी खान थी 1756 में डेथ हो गई, और अलावर्दी खान के बाद जो बंगाल का रूलर बना वो बना सिराजुद्दौला एट एज ऑफ 20।
अब जो सिराजुद्दौला रूलर बना उसके बाद उसके पास कुछ चैलेंजेस थे। जो उसके अर्ली चैलेंजेस थे, पहला था राइवल विद शौकत जंग। जो शौकत जंग था वो बिहार का नवाब था। सेकंड जो उसका दुश्मन था वो थी घसीटी की बेगम जो कि उसकी आंटी थी। थर्ड था मीर जफर जो आर्मी कमांडर था बंगाल का। फोर्थ थे नोबल्स ग्रुप। नोबल ग्रुप में जैसे जगत सेठ, होमी चंद, राय बल्लभ, राय दुर्लभ, ये लोग थे। तो कैसे इन लोगों को जिनने संभाला, सिराजुद्दौला ने क्या किया, ऑल अपोज करते थे। देखो सिराजुद्दौला को कोई नहीं चाहता था कि सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बने, बट फिर भी वो बनाया गया। अब उसने क्या किया, शौकत जंग था ना उसको इस बैटल में मार दिया। घसीटी बेगम को उसने ट्रेजर से ही हटा दिया कि भाई जो भी ट्रेजर था पापा चाचा का, तुम उसके अब हकदार नहीं हो, तुम भाड़ में जाओ। और उसने जो है मीर मदन को कमांडर अपॉइंट कर लिया और मीर जफर को कमांडर से हटा दिया। और मोहन लाल को एज अ पीएम कर लिया। नोबल ग्रुप कहानी खत्म कर दो, कोई नोबल ग्रुप्स नहीं होंगे। मोहन लाल है अकेला, वही है पीएम। अब सिराजुद्दौला जब न्यू न्यू रूलर बना तो उस टाइम मिसयूज हो रहा था बहुत ट्रेड का। कैसे हो रहा था कि देखो ड्यूटी तो फ्री थी बंगाल में, एनुअली ये लोग दे रहे थे। बट कुछ जो एम्प्लॉय थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो जो पास में लेते हैं इनको दस्तक, उसका मिसयूज करने लगे थे ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ कंपनी के। हम कंपनी के लिए ट्रेड कर रहे हैं, बट वो लोग जो है पर्सनल ट्रेड करने लगे थे। और खुद की जो है गुल्लकें भर रहे थे और कंपनी को चूना लगा रहे थे। और इसको तो अलग ही लग रहा था चूना, क्योंकि ये रूलर है और उसको कुछ मिल नहीं रहा। अब जो मिस यूज हो रहा था दस्तक पासेस का, इशू जो फारूक शाह ने किए थे। अब दूसरी बात क्या थी ना, उसी टाइम पे जो कृष्णदास था, वो था सन था राय बल्लभ का, जो कि नोबल ग्रुप था। तो वो जो है बहुत सारा बंगाल का ट्रेजर लेके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भाग गया था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको असाइलम में दिया था। असाइलम का मतलब है, मतलब उसको अपने पास रख लिया उनका, रुको तुम यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और तो फिर इसको सिराजुद्दौला को गलत लगा बहुत यार, कम पूरा ट्रेजर ले गया बंगाल का। अब ये सब चीजों को देखते हुए ना फिर सिराजुद्दौला ने अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों से बोला कि भाई टैक्स दो। ठीक है, अब हम इंडिपेंडेंट स्टेट है, कोई मुगल उगल का राज नहीं चल रहा, हमें टैक्स चाहिए। फ्रेंच ने तो अग्री कर दिया कि हाँ भैया हम टैक्स देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट ब्रिटिशरों ने मना कर दिया। सो फिर इसको गुस्सा आई सिराजुद्दौला को। तो सिराजुद्दौला ने विथ ह्यूज आर्मी अटैक कर दिया फोर्ट विलियम। कब? 20 जून 1756 में। अब उसमें क्या किया ना, फोर्ट विलियम में सिराज आर्मी ने कैप्चर कर लिए 146 इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स, और उनको प्रिजन कर दिया, उनको बंदी बना दिया एक छोटे से रूम में जो कि फोर्ट के अंदर ही था। और जब नेक्स्ट डे उस फोर्ट का डोर ओपन किया ना, तो सिर्फ 23 पीपल्स ही अलाइव थे 146 में से। और 123 जो ब्रिटिशर्स थे वो सफोकेशन की वजह से मर गए। तो जो ये इंसिडेंट है ना, इसको ही ब्लैक होल ट्रेजेडी कैसे है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। अ, अब इस इंसिडेंट के बाद जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी गुस्सा आया। जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो मद्रास से कलकत्ता आए 3,000 सोल्जर्स के साथ, सिराजुद्दौला को डिफीट किया और एक ट्रीटी की, ट्रीटी ऑफ अलीनगर। अब आप सोचेंगे ये अलीनगर क्या है, तो जब इंसिडेंट हुआ था ना ये ब्लैक होल ट्रेजेडी, तो इसके बाद सिराजुद्दौला ने जो कलकत्ता था उसका नाम बदल के अलीनगर रख दिया था। अब इस ट्रीटी में क्या हुआ कि जो फोर्ट विलियम था जो कि इन्होंने कैप्चर कर लिया था सिराजुद्दौला ने, वो ब्रिटिशर्स को वापस मिल गया। और जो ब्रिटिशर्स थे उनको मिंट कॉइन मिंट करने की भी परमिशन मिल गई। सिराज ने एक्सेप्ट कर लिया कि जो फारूक शाह ने फरमान दिया था, और उन्होंने अलाउ भी कर दिया सिराज ने कि तुम आर्मी भी कीप कर सकते हो, रख सकते हो। और जो फोर्ट्स हैं तुम्हारे फोर्ट विलियम के अलावा बंगाल में, उनको फोर्टिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, अब क्या हुआ ना, ट्रीटी तो एक्सेप्ट कर ली सिराजुद्दौला ने, बट रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव को सिराज पे शक था कि ये आगे चल के कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा कि इसको बाहर निकालना है कैसे भी करके बंगाल से। अब जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने जो है नोबिलिटी ग्रुप से हाथ मिला लिया, और दोनों ने डिसाइड किया कि हम मीर जफर को नवाब बनाएंगे बंगाल का, और अटैक करेंगे फ्रेंच फैक्ट्री चंद्रनगर बंगाल में। देखो उस टाइम ना जब ये प्लासे हो रहा था ना, उसी टाइम थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटक भी चल रहा था। सो कंफ्यूज मत होना। जब थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटक में जब बैटल ऑफ प्लासे जीत गई थी ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी की वजह से जो है फिर थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटक भी जीती थी। जो बैटल ऑफ प्लासे है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लास्ट कर्नाटक वॉर में। ठीक है, तो सो डोंट कंफ्यूज। अब जो है सिराजुद्दौला को रियलाइज हुआ कि भैया ये मैंने तो ट्रीटी गलत साइन कर दी।
अब फिर इसको जब रियलाइज हुआ और इसको पता पड़ा कि अरे मीर जफर को बना रहे हैं मुझे नवाब हटा रहे हैं, मेरे पोस्ट छीन रहे हैं मुझसे, तो फिर उसको रियलाइज हुआ और उसने अटैक कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एट प्लासे। प्लासे एक जगह है जो कि रिवर भागीरथी और हुगली के पास है, मतलब बैंक, उसके बैंक के में बनी हुई है, जो कि नियर कोलकाता, आज हम कह सकते हैं कोलकाता के पास है। अब 23 जून 1957 में अटैक हुआ, बैटल ऑफ प्लासे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने 3,000 सोल्जर्स के साथ डिफीट किया सिराजुद्दौला को, और लेटर ऑर्डर दिया मीर जफर का जो सन था मिरान, कि तुम जो है सिराज को मार दो। तो फिर सिराजुद्दौला की वैसे डेथ हो गई। मीर जफर जो है नवाब बना दिया गया, या कह सकते हैं एक तरह से पपेट बनाया गया ब्रिटिशर्स का, और उसने जो है जमींदारी दे दी, 24 परगनास दे दिया ब्रिटिशर्स को, और बहुत सारा रॉयल ट्रेजर भी दिया बंगाल का। जो हमारी स्पेक्ट्रम है ना, उसमें बैटल ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया है, यहीं तक था जो था। नेक्स्ट है हमारा बैटल ऑफ बक्सर। अब होगा क्या, इसके बाद जो है बैटल ऑफ बक्सर है, जो मीर जफर है ना, ये भी परेशान हो जाएगा ब्रिटिशर्स के चक्कर में, तो इसके बाद इसका दामाद आएगा, वो बनेगा। सो वो हम बैटल ऑफ बक्सर में डिसाइड करेंगे, क्योंकि वो बैटल ऑफ बक्सर का पार्ट है। सो बैटल ऑफ प्लासी यहीं तक था। आई होप आपको पूरा बैटल अच्छे से समझ में आ गया होगा। If you guys like the content, please like the video, share the video among your friends also, and don't forget to subscribe the channel. Next video में हम बैटल ऑफ बक्सर के बारे में जानेंगे। Thank you guys, have a nice day.